My dear student and learner, today we are going to again discuss second part of a fourth lecture, that is 4B. So आज हम आगे चलने वाले हैं, उसका पहले आप फर्स्ट ये कर दीजिए और बाद में घंटी बजा दीजिए। तो क्या है कि जब मैं यहाँ से घंटी प्रेस करूंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और मेरा वीडियो आपके तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलते देखते हैं द स्पीक असिमेट्री। मैं आपको बता दूं कि आपने जितने भी फ्लैट्स देखे होंगे, आपने जितने भी हाउस देखे होंगे, दे आर आइदर रेक्टेंगल और दे मे बी इन द स्क्वायर फॉर्म। इफ इट इज रेक्टेंगल, आपने कहीं पे ऐसा हाउस नहीं देखा होगा इस तरह का। द रीजन, उसका नतीजा ये इसीलिए हुआ है कि यहाँ पे ये फॉर्म और ये फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस फॉर्म। तो हमें कैसे पिक सिमेट्री चाहिए? देखो, वी वांट लाइक दिस। ओके, दिस इज एन आइडियल शेप। पर हो जाता है कैसा कि कई बार ऐसा अच्छा होके ऐसा हो जाता है और कई बार हमारे पास ऐसा भी हुआ करता है और कई बार ऐसा भी हुआ करता है। इस सब में से सबसे बेस्ट वाला ये सिग्नल है। तो हमें चाहिए तो कैसा, ऐसा सिग्नल चाहिए। चलो देखते हैं वो कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। Peak asymmetry, the peaks are eluted with the tailing edges and this deviation of the peaks from the ideal shape. मैंने आपको बताया कि ये आइडियल शेप है। यहां से जो देख लीजिए आप, इतना जो पार्ट्स है यहाँ पे ये डेविएट हुआ है, तो वो आइडियल शेप से डेविएट होता है, उसको बोलते हैं पीक असिमेट्री। सो द एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, वी आर गेटिंग अ लीनियर ग्राफ। कहां पे लीनियर ग्राफ मिलेगा? ये देख लो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, सॉरी एडजॉर्प्शन होगा। तो आपको ये लीनियर ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ऐसे एडजॉर्प्शन बढ़ता चलेगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ऐसे एडजॉर्प्शन बढ़ता चलेगा। अब देखें तो एक लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चीज है हमारी लो कॉन्सेंट्रेशन वाली है। सो एट द लो कॉन्सेंट्रेशन व्हाट हैपन, नॉन लिनियरिटी इज सीन। यहाँ पे नॉन लिनियरिटी आ जाती है क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। So let us see this peak asymmetry. So in case of peak asymmetry, we have two parameters. One is Wx and 2a. मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर किसी को बताया जाए कि भाई इसके सिग्नल का विड्थ मेजर कर दीजिए, तो कोई बच्चा यहाँ से मेजर करेगा, उसको a बोलेंगे। कोई यहाँ से ऐसे मेजर करेगा, उसको b बोलेंगे। कोई यहाँ से ऐसे मेजर करेगा, वो c बोलेंगे। तो इस सब में से हमें डिसाइड करना है कि a, b और सी, इन तीनों में से कौन सा सही है। उसका सॉल्यूशंस के लिए हमें एक ये नतीजा मिला है कि देखो, उसकी टोटल हाइट 100 सेंटीमीटर है सपोज, तो उसमें से 5% हाइट वाला मीन्स कि यहां से लेकर 5% मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जो मेजर करोगे, इसका और इसका 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइट आई और ये जो विड्थ आई, विड्थ कहाँ पे, 5 सेंटीमीटर हाइट पे, उसको हम सही बताएंगे और उसको कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। द विड्थ ऑफ द पीक एट अ 5%, उसको पीक हाइट बोला करते हैं, दैट इज Wx। एंड ये ए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आगे वाले स्लाइड्स में बताता हूँ। रीजन फॉर पीक असिमेट्री, दिस इज अ बैड कॉलम, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। सपोज ये मेरी कॉलम है, तो आइडियली इस कॉलम में स्टेशनरी फेस फिल किया हुआ होता है। तो जब स्टेशनरी फेस फिल किया हुआ होता है तो ये स्टेशनरी फोर्स यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस तरह से, 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 इस तरह। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कहीं पे होल हो जाता है। अगर ये होल हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे तो स्टेशनरी फेस है ही नहीं, यहाँ पे स्टेशनरी फेस नहीं है, इसलिए कि होगा क्या, इंटरेक्शन होगी नहीं। तो उसको बोलते हैं बेड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, एक होल हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे ऑन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज, ऐसा भी हो जाता है, तो उस टाइम हमें बैड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम मिलती है।
poorly packed, hole at the top. Unfavored chromatographic condition. Unfavored chromatographic condition means उसमें हमारा mobile phase is not properly selected. Mobile phase is not properly selected, or the temperature of a column is also an affecting for that. So dissociation effect, mobile phase में क्या आता है? Dissociation. आप mobile phase डालोगे, it is going to be dissociate into two particles. Isothermal non-linearity, temperature के basis पे उसकी linearity नहीं चलती. Now we will see this peak asymmetry. तो ये क्या होता है? मैंने आपको बताया कि हाइट कहाँ से मेजर करें, तो यहाँ से क्यू बाई वो 5 सेंटीमीटर है इसलिए. दूसरा आपको मैं बता दूं कि वहां पे मैंने ए बताया था, यहाँ पे एफ बताया. जो पार्ट सिमेट्रिक लगता है बीच में से ऐसा एक लगा दीजिए जो दो पार्ट्स पे डिवाइड कर देता है. जिसका ये विड्थ कम है वो कम विड्थ वाला 2 टाइम्स ले लीजिए, तो आपको कुछ मिल जाएगा. उसको एस यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है. अगर एस 1 है तो ये तो आइडियल हो गया सिमेट्रिक, ठीक है. और ये एस ग्रेटर देन 1 आएगा. ग्रेटर देन 1 आएगा मीन्स कि ये ज्यादा आएगा, पीछे वाला ये ज्यादा आएगा, उसका मतलब कि उसमें टेलिंग हुआ है. और अगर ये एस कम आता है तो ये कम आएगा, विड्थ ऑफ 0.05% वाली कम आए, तो उसमें क्या बोल देंगे हम भाई कि जो ये है वो हमारा लीडिंग आएगा. तो सही बात यही है. जो सिर्फ इतना ही आप सोच लीजिए कि भाई इसको 0.05% में भी हाइट बोला करते हैं, 0.05 पार्ट्स, देन 1/20 और 5%. ये सभी बातें सेम ही है, यहाँ पे हम मेजर कर पाते हैं. अगर वैल्यू 1 आती है दिस इज वेरी गुड एंड एक्सीलेंट, पर ऐसा होता नहीं है, दिस इज आइडियल. नाउ द स्टोरी ऑफ रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन की स्टोरी कब आती है? कि जब हमारे पास 2 पीक्स होती है. When we have 2 peaks, we have story of resolutions. मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छा रिजोल्यूशंस होगा, हमारे कैमरा का भी रिजोल्यूशंस हुआ करता है. जो अगर वो अच्छा रिजोल्यूशन होगा तो हमको हमारी पिक्चर अच्छी दिखेंगी. यहाँ पे भी हमें पिक्चर ही देखना है. तो यहाँ पर रेशियो है किसका? डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा. देखो ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा ऑफ द टू एज. हमको क्या चाहिए? मुझको ये डिस्टेंस चाहिए. आई वांट दिस डिस्टेंस. इसको डेल्टा जेड भी बताया हुआ है. तो चलो मैं आपको बता दूं कि देखो ये टी आर है, TR2 है, सॉरी TR2, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये TR1 है यहाँ से यहाँ. तो ये इसमें से ये निकाल दूंगा ना, तो TR2 माइनस TR1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये भी उसकी विड्थ है, ये W1 बाय डिवाइडेड. उसको कैसे करते हैं? एडजेसेंट पीक्स and it is divided by arithmetic mean. So W1 divided plus W2 divided by 2. So denominator of denominator is goes to the numerators. So what we are getting here, if you see this equation look like this, R is equal to 2. वो एक कंक्लूजन आता है कि भाई if decrease a width then increase R, और increase a delta T that also increase R. तो दो पिक के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. मैं बताता हूं आपको वो डायग्रामेटिक फॉर्म में. देखो यहाँ पे 2 सैंपल है, उसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, इसके मुताबिक वो एक ही दिखता है. रिजोल्यूशन बढ़ता है 0.5 हुआ करता है, 0.6 हुआ करता है, 0.7, 0.8, 10 एंड 1.25. तो वो क्या बताता है यहाँ पे? देखो ये हमारे 2 सिग्नल हो गए अच्छी तरह से सेपरेट. तो ऐसा हमको चाहिए, तो ऐसा हो चलता है. तो दिस इज द बेस्ट वे. यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने कंक्लूजन बताया है कि भाई अगर रिजोल्यूशन 1% है तो हम बता देंगे 4% ओवरलैपिंग होगी इसमें. अगर रिजोल्यूशन 1.25 है तो मैं बता दूं कि इसमें 2% ओवरलैपिंग होगी. अगर रिजोल्यूशन 1.5% है तो मैं बता दूं कि ओवरलैपिंग हमारी 0.3% होगी. ठीक है, इस तरह का हमारा ओवरलैपिंग हुआ करता है. मैं बता दूं आपको, ये सिलेक्टिविटी एक नया पैरामीटर है.
तो देखो सिलेक्टिविटी की स्टोरी भी तभी आती है जब हमारे पास दो सिग्नल हुआ करती है, उसके बिना नहीं आती। सेकेंड थिंग, सिलेक्टिविटी हमें दो पैरामीटर से मिलती है, एक रिटेंशन टाइम और एक हमारा कैपेसिटी फैक्टर। तो चलो मैं बताऊं कि रिटेंशन टाइम्स में कैसे मिलता है। तो आपको बता दूं कि TR1 ये हुआ TR1, ये हुआ TR2। तो ये दोनों का सिंपली रेशियो लेना है। देखो यहाँ पे रेशियो ले लिया, तो जो कुछ भी आता है उसको हम बताएंगे वो सिलेक्टिविटी। मैं आपको बता दूं कि सपोज TR2 हमारा 10 है और ये हमारा 5 है, तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, सो इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। सो व्हाट इट इंडिकेट दैट कि उसकी सिलेक्टिविटी फर्स्ट सिग्नल से सेकेंड सिग्नल, ये फर्स्ट सिग्नल से सेकेंड सिग्नल की सिलेक्टिविटी 2 टाइम्स है। और दूसरा मैं आपको यहाँ से बता दूं कि ये जो कैपेसिटी फैक्टर है ये कैसे करते हैं कि यहाँ पे TR2 को हम TR2 डिवाइडेड बाय TM, TR1 डिवाइडेड बाय TM ऐसा कर देते हैं। तो सो अल्फा इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाय K1, ऐसा हो जाता है। सो दैट इज नोन एज सिलेक्टिविटी। रिलेटिव रिटेंशन टाइम मैं बता दूं आपको, सपोज मेरे पास ऐसी कोई सिग्नल है, उसका रिटेंशन टाइम 5, उसका रिटेंशन टाइम 10। तो ये जो 5 है उसको एब्सोल्यूट रिटेंशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट रिटेंशन टाइम। और ये जो है उसको बोलते हैं दैट इज आल्सो एब्सोल्यूट रिटेंशन टाइम। पर जो एब्सोल्यूट रिटेंशन टाइम है उसका रेशियो हम लिया करते हैं, तो उसको बोलते हैं दैट इज रिलेटिव रिटेंशन टाइम। मैं बता दूं फिर से, रिलेटिव रिटेंशन टाइम में कुछ चेंज नहीं होता, एब्सोल्यूट रिटेंशन टाइम में चेंज हुआ करता है। सपोज कि ये है, यहाँ से आप देख लीजिए कि ये सिग्नल थोड़ी बहुत पीछे हट गई, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। तो देखो एब्सोल्यूट रिटेंशन टाइम चेंज हुआ, ये 6 है, ये 5 है, उसका 12 है, उसका 10 है। बट आप देखोगे तो यही सिग्नल का रिलेटिव रिटेंशन टाइम सेम ही हुआ करता है। So absolute retention time may vary depending upon a column and a analysis of condition. The comparison are normally made in terms of relative retention. ये relative retention times में ही comparison किया करते हैं। तो ये चीज थी हमारी जो मैंने डिस्कस करना आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करिए और पूरी सीरीज देखिए, एंजॉय करिए। कुछ नहीं पता चलता तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू इंप्रूव द प्लैटिनम फार्मेसी।